हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका एग्ज़ाम होने को है, इसमें सेकंड सेमेस्टर में जो आप सभी का कॉमन सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का, इसके आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हालांकि अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की कोई भी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, लेकिन अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता हम लोग क्लासेस करते रहेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले आपको इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा लिखनी है, उसका अर्थ समझाना है, उसकी परिभाषाएं बतानी है, फिर उसकी विशेषताएं बतानी है। देखिए, तो सबसे पहले विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम से पहचाने जाते हैं। भाई, अगर कोई बच्चा शरीर से विकलांग है तो हम उसको दूर से देख करके बता देते हैं कि यह बच्चा विकलांग है। लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक है, देखने में अच्छा है, सुंदर है, बैठा है, ठीक है, हम ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि ये विकलांग है, यानी कि इसको मेंटल डिसेबिलिटी है। जब हम उससे बातचीत करते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, देन हम ये समझ पाते हैं कि यह इसको मेंटल डिसेबिलिटी है, ये मानसिक रूप से जो है बाधित है या विकलांग है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आइए समावेशी शिक्षा का प्रॉपर अर्थ समझते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे और प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये जो है विशिष्ट क्षमता वाले बालक कहे जाते हैं, इनके अंदर कुछ विशेष क्षमता होती है। ओके, समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शिक्षा स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। पहले बच्चे का जो है बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है कि आखिर इसकी जो बुद्धि है उसका लेवल क्या है, ये कहाँ तक सीख सकता है, इसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, पहले उसकी बौद्धिक स्तर पर जांच होती है, फिर उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। इसमें यर्सेल की डेफिनेशन है। यर्सेल कहते हैं समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता, स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांग, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोल देती है। समावेशी शिक्षा का सतही प्रक्रिया नहीं है, समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठामुक्त प्रयास हैं, ऐसा समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है। आइए समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, इनको समझते हैं। सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, यानी कि विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा है, सभी समान है। समावेशी शिक्षा में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित, शारीरिक रूप से विकलांग जिनको कहते हैं, बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। ओके, विभिन्नताओं की पहचान और चिंता करना। देखिए, समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा पद्धति है ये बच्चों की शारीरिक,
विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि जो विभिन्नताएं होती हैं, बच्चे की बुद्धि अलग होती है, मानसिक स्तर अलग होता है, बालक अलग अलग समाज संस्कृति से आता है, ये उनकी पहचान करती है। फिर उन्हें अंगीकृत करके उसके हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के अवसर भी उसको उपलब्ध कराती है। विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों यथा शारीरिक रूप से बाधित, श्रवण, दृष्टि व वाक बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ आदि करीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकृत करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान भी करती है, जिससे उन्हें विकास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट कहता है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में एक्सेप्ट करती है, व्यवहारिक रूप में उसको स्वीकार करती है। इस शिक्षा पद्धति में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट वन पॉइंट इज विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है, यानी कि विभिन्नताओं को कोई समस्या, जो एक बच्चों में एक दूसरे में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सहसंबंधित होने एवं समायोजित होने के दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, जो हमारे अंदर जो धर्म यानी कि भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, समाज और शारीरिक, मानसिक गुणों की जो विभिन्नताएं बच्चों के अंदर होती हैं, ये परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सहसंबंधित होने और समायोजित होने के दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराने का काम करती हैं। हमारी जो एक दूसरे के बीच विभिन्नताएं होती हैं। सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने एवं उसे लागू करने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर की नीतियां सुदृढ़ व स्पष्ट हैं, यानी कि मजबूत और एकदम क्लियर हैं, और इन नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। यही वजह है कि गत 10 वर्षों में, यानी कि बीते 10 वर्षों में बच्चों की शिक्षा, विशेषकर असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृद्धि में अधिक से अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, जिस प्रकार की विद्यार्थियों की ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से वो उन ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की भांति बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता। तो ये हमने जो समझा, ये हमने समावेशी शिक्षा को समझा, समावेशी शिक्षा की विशेषताओं को समझा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए, वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा से संबंधित सुझाव। प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी की जो क्षमताएं हैं उनको पहचानने के लिए और फिर उन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाएगा। सभी शैक्षिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेश पर फोकस, ताकि शिक्षा प्रणाली में सभी विद्यार्थियों का विकास सुनिश्चित हो सके। शैक्षिक रूप से अविकसित समुदायों, ऐसे समुदाय जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनसे संबंधित बच्चों की शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े समुदाय भी आगे बढ़ सकें। सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल ना आए, कोई बाधा ना आए, ऐसी शिक्षा
उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय और विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। बीएड कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र में अधिक से अधिक तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना आदि सब कुछ इसमें शामिल है। सेवारत शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कौशल शामिल होगा। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बताया गया है एनईपी 2020 में। क्वेश्चन भले ही शॉर्ट है, आपके यहाँ सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब 2-3 टॉपिक मिलकर के ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, जब आपको टॉपिक्स क्लियर होते हैं तो फिर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अनुसूचित जनजाति से आप क्या समझते हैं? अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए चलाई जा रही शैक्षिक योजनाओं का वर्णन कीजिए। आइए अनुसूचित जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा को समझते हैं। अनुसूचित जनजाति शब्द जो है वो सबसे पहले भारत के संविधान में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति शब्द सबसे पहले भारत के संविधान में इस्तेमाल हुआ और अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। भौगोलिक भाषा में जिन्हें जंगली जाति अथवा आदिवासी कहा जाता है, संवैधानिक भाषा में उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। अनुसूचित जनजातियों में वे जातियां आती हैं जो जंगलों में रहती हैं अथवा दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं और जिनकी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति अवश्य है, परंतु ये आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत दूर हैं। इनमें शिक्षा का अभाव है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, इनका जीवन स्तर भी निम्न कोटि का है। इनके बारे में A.L. गिलिन और J.P. गिलिन का स्टेटमेंट है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संकलन को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। ऐसा J.L. गिलिन और J.P. गिलिन का स्टेटमेंट है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो फिर आपको परिभाषाएं लिखना आवश्यक हो जाता है। आर लिंटन, क्योंकि परिभाषाएं आपको अच्छा नंबर दिलाती हैं। आर लिंटन, जनजाति जत्थों का एक समूह है जो एक मिले हुए भाग पर रहता हो तथा वे संस्कृति की समानताओं, सतत भौतिक संपर्कों और एक सामुदायिक हितों पर आधारित रहता हो। अब बात करेंगे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए चलाई जा रही शैक्षिक योजनाएं कौन कौन सी हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे आपकी छात्रवृत्तियां, मैट्रिक से पहले शिक्षा के लिए उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता पिता शौचालय साफ करने, चमड़ा सफाई आदि करने का काम करते हैं। दूसरा है छात्रावास की सुविधा। मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति की लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए 50% धन केंद्र सरकार और 50% धन राज्य सरकार देती है। ये उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है। अब बात करेंगे पुस्तक भंडार योजना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी चिकित्सा या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ इन विद्यार्थियों के लिए 5,000 रुपये तक की पुस्तकों का एक सेट दिया जाता है। कितना? 5,000 रुपये तक की बुक्स का एक सेट दिया जाता है। पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, ये इनके लिए जो सुविधा दी गई है, इन जातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न सेवाओं की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। यानी कि जो भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनका प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अनुसंधान और प्रशिक्षण की बात करें, ऐसी संस्थाएं जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास व कल्याण के लिए अनुसंधान या प्रशिक्षण कार्य में लगी हुई हैं, उन्हें 100% धन दिया जाता है। विकास की योजनाओं की बात करें, केंद्र सरकार के सभी विभाग ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे इन जातियों का कल्याण हो और वे समाज के अन्य वर्गों के समान स्तर
समान स्तर प्राप्त कर सके। ठीक है, ये इनकी विकास की योजनाएं होती हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। एक तो छात्रवृत्तियों की योजना है, छात्रावास की सुविधा है, पुस्तक भंडार योजना में इनको 5,000 रुपये तक की पुस्तकों का सेट दिया जाता है, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र दिया जाता है, यानी कि अगर कहीं पर कोई भर्ती की परीक्षा है तो उसके लिए तैयारी करवाने का एक निःशुल्क केंद्र स्थापित किया जाता है, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भी इनके लिए खोले गए हैं, विकास की योजनाएं हैं। तो ये हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में समझ लिया, उनकी जो उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं को समझा। अब क्वेश्चन कहता है पिछड़े बालक का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए पिछड़ेपन के कारण बताइए कि आखिर बालक पिछड़ क्यों जाता है, कारण भी आपको बताना है। जो बालक किसी अन्य की अपेक्षा किसी काम में पिछड़ जाए वो पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। जो बालक किसी अन्य की अपेक्षा किसी काम में पिछड़ जाए वो पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाँ तो ठीक है, क्लियर हो गया ये। पिछड़े बालक, जो बालक किसी अन्य की अपेक्षा किसी काम में पिछड़ जाए, जैसे मान लीजिए एक बालक है वो दूसरे का बालक की अपेक्षा दूसरे काम किसी काम में पिछड़ गया है। ठीक है, एक बच्चे ने अपना काम पूरा कर लिया, दूसरा उसको समय पर नहीं कर पाया, उससे पिछड़ गया है, उसको पिछड़े बालक कहते हैं। जबकि शिक्षा के संदर्भ में पिछड़े बालक वे होते हैं शिक्षा की दृष्टि से जो किसी तथ्य को बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझते और औसत बालकों की समान प्रगति नहीं कर पाते, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं शिक्षा के संदर्भ में। ये पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं और कई बार असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मानसिक रूप से मंद बुद्धि सभी बालक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो सभी बालक जो है पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, किंतु अनेक सामान्य बुद्धि के बालक भी शैक्षिक प्रगति में पिछड़ जाते हैं। सौनेल के शब्दों में अगर बात करें, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षणिक निवृत्ता प्रदर्शित करता है। यानी कि पिछड़ा बालक वो है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शिक्षा के क्षेत्र में कम जो है कि योग्यता प्रदर्शित करता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। बर्टन हॉल के अनुसार सामान्यतया पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम होती है। पिछड़ बालक, अच्छा बालक पिछड़ क्यों जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, आइए उनको समझते हैं। पिछड़ेपन के कारण इस प्रकार, एक तो शारीरिक कारण हो सकता है बालक में सामान्य से कम उसका शारीरिक विकास हुआ हो, यानी कि उसका जो शारीरिक विकास है प्रॉपर नहीं हो पाया हो, उसमें कुछ शारीरिक दोष हों, कुछ बीमारियां हो जिसकी वजह से वो उसका स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो और वो पिछड़ गया हो सकता है उसको उचित न्यूट्रिशंस ना मिल पाए हों जिसके कारण बालक पिछड़ गया है। ये होगा उसके शारीरिक कारण। बालक के कुछ पिछड़ने के मानसिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे दोषपूर्ण मस्तिष्क क्रिया हो सकती है। तंत्रिका तंत्र में अथवा मस्तिष्क में किसी प्रकार का व्यतिक्रम आने पर उसकी क्रियाविधि दोषपूर्ण हो जाएगी, जो बालक की शारीरिक, मानसिक, गामक क्रियाओं को प्रभावित करेगी। निम्न सामान्य बुद्धि की बात करें, बुद्धि की कमी के कारण भी बालक शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। वातावरण से संबंधित कारण हो सकते हैं। कुछ पारिवारिक कारण इस प्रकार हैं जिससे बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। हो सकता है परिवार में बहुत सारे लोग रहते हों, पूरा एक जिसको संयुक्त परिवार कहते हैं, जो आपस में सब लोग मिलकर के रहते हैं, ज़्यादा लोग हों परिवार में, बच्चे को पढ़ने का समय ना मिल पाता हो तो इस वजह से बच्चा पिछड़ गया हो। गरीबी की वजह से बच्चा पिछड़ सकता है, विघटित परिवार की वजह से बच्चा जो है पिछड़ सकता है, अति महत्वाकांक्षी माता पिता के कारण भी बच्चा पिछड़ सकता है, निवास स्थल का बार बार बदलना, है ना, कि मतलब जो है साल भर यहाँ रह रहे हैं, अगले साल फिर ट्रांसफर हो गया पिताजी का तो कहीं और रह रहे हैं, फिर और कहीं रह रहे हैं, बार बार अगर आप अपना निवास स्थल बदल रहे हैं तो उससे बच्चा पिछड़ सकता है। ठीक है, परिवार का खराब नैतिक वातावरण के माध्यम से भी बच्चा पिछड़ सकता है आपका। पास पड़ोस का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस का तात्पर्य है बालक के आसपास रहने वाले व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, उनका जीवन स्तर, उनकी नैतिकता का स्तर तथा उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि बालक के शैक्षिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का प्रभाव भी पड़ता है। विद्यालय के प्रभाव से संबंधित कारक इस प्रकार है। नंबर 1 तो लगातार असफलता के माध्यम से बच्चा पिछड़ जाता है। अगर पाठ्यक्रम बालक के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं है तो भी बालक पिछड़ जाता है।
मनोरंजन की कमी के कारण बालक पिछड़ जाता है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होता है तो बालक पिछड़ जाता है, अस्वास्थ्यकारी दशाएं, दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति और रोजगार संबंधी असुरक्षा के कारण बालक पिछड़ जाता है, ये विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने क्वेश्चन को समझा कि पिछड़ेपन का क्या अर्थ होता है, परिभाषा क्या है और बालक पिछड़ता क्यों है, उसके रीजंस को भी हमने समझा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विकलांगता का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आइए विकलांगता को समझते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अथवा समाज स्वीकृत तरीके से व्यवहार करने के लिए विशेष स्तर की तथा परिपक्वता की आवश्यकता होती है। एक विशेष स्तर की और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति में उस क्षेत्र में सही और संतुलित विकास नहीं हो पाता है अथवा वांछित परिपक्वता स्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वह उस क्षेत्र में न तो सफलतापूर्वक कार्य ही कर सकता है और न ही वांछित व्यवहार का प्रदर्शन ही कर सकता है। ऐसे बालकों को विकलांग बालक कहा जाता है तथा उस क्षेत्र में विकास और परिपक्वता की कमी विकलांगता कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर बात करें तो एक व्यक्ति जिसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या विकलांग बालक कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं विकलांगता के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। देखिए, विकलांगता आपकी 4 प्रकार की होती है। शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक विकलांगता और भावनात्मक विकलांगता। आइए एक एक करके समझते हैं शारीरिक विकलांगता क्या होती है। देखिए, वह विकलांगता जो शारीरिक रूप से हो, अर्थात कोई व्यक्ति देखने, बोलने, सुनने या चलने में कठिनाई का सामना करता हो, उसे हम शारीरिक विकलांगता कहते हैं। शारीरिक विकलांगता को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। आपकी दृष्टि विकलांगता, वाणी से संबंधित विकलांगता, सुनने की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, शारीरिक बाधिता हो सकती है, ये फिजिकल डिसेबिलिटीज कही जाती हैं, इनको शारीरिक विकलांगता कहते हैं। जो दृष्टि विकलांगता है, इसमें क्या होता है, ये विजुअल डिसेबिलिटी होती है। जन्म से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती या फिर होती हैं तो उनमें रोशनी नहीं होती, या जन्म के बाद किसी बीमारी, चोट के कारण रोशनी चली जाती है। इस प्रकार के बालक दृष्टि असमर्थ होते हैं। वाणी विकलांगता की बात करें तो अगर बोलने वाले में कोई दोष है, अर्थात वो रुक रुक कर बोलता है, हकलाकर बोलता है या उसमें कोई उच्चारण संबंधी दोष है तो वह वाणी असमर्थ है, अर्थात उसमें बोलने संबंधी दोष है। श्रवण विकलांगता की बात करें, अगर किसी को सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है या फिर स्पष्ट नहीं सुनाई देता तो उसके सुनने में दोष है, वो सुन नहीं सकता, जिसे श्रवण विकलांगता कहते हैं। शारीरिक बाधिता की बात करें, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं जो खुद चल फिर नहीं सकते, उन्हें दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे यदि कोई बच्चा पोलियोग्रस्त है या उसकी टांगें जन्म से या जन्म के बाद खराब हो गई हैं तो वह स्वयं नहीं चल फिर सकता, इसे ही शारीरिक बाधिता कहते हैं। अब बात आती है मानसिक विकलांगता की या मानसिक बाधिता की। समाज में सभी प्रकार के बालक होते हैं, कुछ सामान्य से कम और कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं। ठीक है, समाज में सभी प्रकार के बालक होते हैं, कुछ सामान्य से कम और कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं। मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो अधिगम असमर्थ, ये पढ़ने लिखने समझने में असमर्थ होते हैं। दूसरे मंद बुद्धि, इनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है, इनको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। बात करेंगे सामाजिक विकलांगता, सोशल डिसेबिलिटी की। ऐसे बालक समाज में प्रचलित परंपराओं, मान्यता, विचारों और मूल्यों इत्यादि से घृणा करते हैं, वे स्वयं को ही समायोजित नहीं कर पाते, इसे ही सामाजिक विकलांगता कहते हैं। भावनात्मक विकलांगता, ऐसे बालक छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना, जरा सी असफलता से घबरा जाना, किसी भी समस्यात्मक स्थिति से बचने की इच्छा, हर समय किसी अनजान भय से ग्रस्त रहना, आत्महत्या तथा नशा करने की प्रवृत्ति इत्यादि विकलांगता के प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा 5th वन, इसको आपने समझा, जिसमें ये पूछा गया है कि विकलांगता का अर्थ क्या है और इसके प्रकार क्या है। आपने विकलांगता का अर्थ और प्रकार समझ लिया। अब बात करेंगे मानसिक मंदित बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, मानसिक मंदित बालक
बहुत सी बातों में सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करता है, परंतु कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो मानसिक मंदित बालकों को सामान्य बच्चों से अलग करती हैं। इन बालकों की बौद्धिक और व्यक्तित्व संबंधी कुछ विशेषताएं, जैसे कि बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं, जिनको हम कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अवधान की कमियां। मानसिक मंदित बच्चों की बौद्धिक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधान की समस्या होती है। इनमें स्मरण व पूर्व से लाभ उठाने की क्षमता न के बराबर होती है। पूर्व से लाभ यानी कि जो चीज़ पहले बताई गई, समझाई गई, ठीक है, उसको ये ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जब नया काम करते हैं तो जो पहले बताया गया था वो ध्यान इनको रहता नहीं है, तो फिर ये उससे लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है। निम्न स्मृति स्तर होता है। मानसिक मंदित बच्चों की गति धीमी होने के कारण ये क्रिया को बार बार दोहराने के बाद ही कुछ सीख पाते हैं। इतना ही नहीं, ये सीखकर पुनः भूल भी जाते हैं। इनकी प्रतिक्रिया गति भी धीमी होती है। भाषा विकास की बात करें तो इनका भाषा विकास निम्न होता है। भाषा विकास सीमित होने के कारण इस श्रेणी के बच्चों की जो शब्दावली है वह अपूर्ण, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये बोल नहीं पाते हैं, पूरा शब्द नहीं कहते हैं, दोषपूर्ण होती है, हो सकता है शब्द को गलत सलत भी बोल देते हैं। अतः इन बच्चों का जो भाषा और वाणी विकास है वो सामान्य बच्चों से कम होता है। निम्न शैक्षणिक उपलब्धि होती है। शैक्षणिक बुद्धि व शैक्षणिक उपलब्धि संबंधी सभी क्षेत्रों में ये बालक सामान्य बच्चों से पीछे रहते हैं, क्योंकि बुद्धि और उपलब्धि में गहरा संबंध है। भाई अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आपकी उपलब्धि अच्छी होगी, बुद्धि अगर नहीं है तो उपलब्धि कैसे होगी, इसीलिए दोनों में गहरा संबंध है। इनकी अधिगम क्षमता, जो इनकी लर्निंग एबिलिटी है, सीखने या समझने की बजाय रटने पर आधारित होती है। ये किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, उसको रटने का प्रयास करते हैं। ये कोई भी क्रिया या वस्तु रटकर ही सीखते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व संबंधी क्या समस्याएं होती हैं। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक और संवेगात्मक अनुपयुक्तता होती है। स्कूली शिक्षा कम होने के कारण बालक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते। अभिप्रेरणा की कमी होती है। मानसिक मंदित बच्चों में अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन की कमी होती है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ये बालक स्वयं कार्य नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के निर्देशन में ये काम कर सकते हैं। अगर इनको गाइडेंस दिया जाए देन ये अच्छा काम कर सकते हैं। शारीरिक हीनता की बात करेंगे। मानसिक मंदित बच्चों का शरीर विकृत हो जाता है। शारीरिक रोगों का सामना करने की क्षमता कम होती है। मंदबुद्धि बालक प्रायः शारीरिक रूप से बेडौल होते हैं, जैसे नाक, कान, हाथ पैर, पेट का विकृत होना, तो ये शारीरिक रूप से इनको बेडौल कहा जाता है। ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, समायोजन की समस्या होती है। मानसिक मंदित बच्चे स्वयं को असहाय और हीन भावना ग्रसित महसूस करते हैं। ये बच्चे समाज के दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाता और हीन भावना पैदा हो जाती है। अगला है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की कमी होती है बालकों में। मानसिक मंदित बच्चों में सृजनात्मकता की भी कमी होती है। सृजनात्मकता से अभिप्राय किसी नई वस्तु के सृजन से होता है तथा मानसिक मंदित बच्चों में अमूर्त चिंतन का अभाव भी पाया जाता है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के शैक्षिक प्रावधानों का विवेचन कीजिए। यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको समझाना है। देखिए, पहला पॉइंट कहता है अपंग तथा बालकों के उपचार। क्या लिखा है? अपंग तथा बालकों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अपंग और जो बीमार बालक हैं उनके उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें योग्य और कुशल चिकित्सक को समय समय पर दिखाना चाहिए, ये उनका शैक्षिक प्रावधान है। इन बालकों को ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो इनके मनोविज्ञान को समझते हुए किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करें बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर ध्यान दें। कुछ विकलांग तथा रोगी बालक ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और विद्यालय में अलग कक्षा में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते भी हैं। विकलांग और रोगी बालकों हेतु पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाना अति अनिवार्य है।
अतः पाठ्यक्रम में उन अंशों का समावेश नहीं होना चाहिए जिनके अध्ययन के लिए उन अंगों की आवश्यकता हो, जिन अंगों से उनको समस्या है, जिन अंकों का वो प्रॉपर प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे पाठ्यक्रम को नहीं उसमें डालना चाहिए, ठीक है। अपंग बालकों को यदि लिखने में कठिनाई होती है अथवा वह बालक नहीं लिख पाता है तो उसके सहयोग के लिए एक लेखक की आवश्यकता की जानी चाहिए। एंड भारतवर्ष में भी विकलांगों के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। विभिन्न सेवाओं में उन्हें 3% आरक्षण प्रदान किया गया है। 1982 को राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो इनके लिए किए गए, किनके लिए, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा से संबंधित ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कहता है अधिगम असमर्थता क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है और इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। अधिगम असमर्थता का तात्पर्य बालक के मंद गति से, क्या अधिगम असमर्थता का तात्पर्य क्या होता है, बालक के मंद गति से विकास होना, बालक का विकास बहुत धीमी गति से होना ही लर्निंग डिसेबिलिटी है, अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से संबंधित है। विकास में मंदता की दर का बालक के बोलने, पढ़ने, भाषा संबंधी शब्दों के विभिन्न वर्तनी अक्षर करके पढ़ने, लिखने अथवा एक से अधिक क्रियाओं के करने में बालक कठिनाई का अनुभव करता है, यही उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। इस प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों का कारण भावनात्मक व्यवहारिक विक्षोभ अथवा संभवतः सेरिब्रल डिसफंक्शन, मानसिक दोष होता है। ये हमने अवधारणा समझी। अब हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है। देखिए, अधिगम असमर्थता का अर्थ अधिगम संबंधी जैसी समस्याओं से है जो बालक के सुनने, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने या गणितीय संख्याओं में बालक की अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोवेल और फोरनेस के अनुसार एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने कहा है अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम समर्थी लोग सीख पाते हैं। जो अधिगम समर्थी हैं, यानी कि जो अच्छे तरीके से अधिगम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, वो जितना बेहतर सीख सकते हैं उतना अधिगम असमर्थ बालक नहीं सीख सकता, क्योंकि वो समर्थ नहीं है। चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि क्यों ना हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं तथा लिखने और पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए कठिन चुनौती होती है। अधिगम असमर्थता के कुछ कारण होते हैं। अधिगम असमर्थता संबंधी कारणों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे वंशानुगत कारण, जैविक कारण और वातावरण संबंधी कारण हो गए आपके। वंशानुगत कारण की बात करें तो देखिए, वंशानुगत कारण क्या हो सकते हैं। अधिगम असमर्थता के पीछे कई बार वंशानुक्रम संबंधी बातों का काफ़ी योगदान रहता है। परिवारों में अधिगम समस्याएं व भावात्मक क्रिया होती है। लगभग 20% भावात्मक बालकों का कोई एक अभिभावक यानी कि माता पिता भावात्मक होता है। सिंड्रोम वाले बालकों में अधिगम बाधिता होने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई। जैविक कारण में आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कॉजेस में दिमागी दोष या किसी दिमागी बीमारी के कारण ये समस्या हो सकती है। दुर्घटना के कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है या जन्म के पहले या बाद ऑक्सीजन की कमी होने से न्यूरोलॉजिकल विकारों की वजह से मस्तिष्क में ऐसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी तथा संदेशवाहक तंत्रिकाओं को कोई ऐसा आघात पहुंच सकता है जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, पौष्टिक तत्वों विशेषकर आवश्यक विटामिनों की कमी बालकों में रुधिर निर्माण तथा प्रवाह को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते हुए उनके केंद्रीय स्नायु संस्थान की कार्यप्रणाली को दोषपूर्ण और विकारग्रस्त बना सकती है। तो ये इनके कुछ जो है कि जैविक कारण हो गए। अब बात करेंगे इन्वायरमेंटल कॉजेज़ क्या होते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ को समझिए। इनके जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में मिलने वाला दोषपूर्ण वातावरण जिसके अंतर्गत कुपोषण, नशीली दवाइयों का प्रयोग, मद्यपान आदि सभी बच्चे की स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बालकों को आवश्यकता के अनुसार उचित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध न होने के कारण भी बच्चों को ये समस्या हो सकती है। दोषपूर्ण शैक्षणिक परिस्थितियाँ
वह वातावरण के फलस्वरूप बालक को अधिगम अर्जन के लिए आवश्यक पूर्व अनुभवों तथा अभिप्रेरणा की प्राप्ति न होने के कारण भी जो है कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। बालक द्वारा मादक द्रव्यों और नशीली पदार्थों जैसे शराब, अफीम, हेरोइन आदि का सेवन करने से अधिगम असमर्थता हो सकती है। कुपोषण शिशु अवस्था में बच्चों को पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण और किसी भयंकर बीमारी के कारण भी उनको क्या हो सकता है, अधिगम असमर्थता हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, अधिगम असमर्थता क्या होती है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जिन बच्चों को सुनने में समस्या है उसमें टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है वो हमें बताना है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में अध्यापक को श्रवण बाधितार्थ की शैक्षिक परिभाषा, पहचान, विशेषताएं, श्रवण अंग की बुनियादी शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान तथा श्रव्यता मापी परीक्षण के उपायों एवं परिणामों की व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए अध्यापक को मानवाधिकारों, राष्ट्रीय नीतियों, कानूनी नियमों और समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में श्रवण बाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन और अनुकूलन भी किया जाना चाहिए। शिक्षक को ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों, कार्यविधि और उनके रखरखाव का ज्ञान भी होना चाहिए और उनकी निगरानी तथा उचित प्रयोग का कौशल भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए टीचर ये सारे तरीके अपना सकता है। अगला क्वेश्चन, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 क्या है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं को जानेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन कहता है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 क्या है। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया। कब की बात है ये, 16 दिसंबर 2016 की बात है। ओके, विधेयक ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की जगह ली जिसे 24 साल पहले लागू किया गया था। राज्यसभा ने इसे पहले ही 14 दिसंबर 2016 को पारित कर चुकी थी। आरटीई 2016 के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच, यानी कि जो बच्चे 6 से 18 वर्ष के बीच के थे, विकलांगता वाले जो बच्चे थे, प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग तरह के स्कूलों का समांतर अस्तित्व है, जिनमें नियमित स्कूल, विशेष स्कूल और घर पर शिक्षा शामिल है। लेकिन मंत्रालय और अलग अलग योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभागों के बीच कम तालमेल की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, यानी कि उन जो विभाग होते हैं अलग अलग योजनाओं के, उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से समस्या बच्चे को झेलनी होती है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम में दिव्यांग बच्चों के लिए पास के स्कूलों में दाखिले का प्रावधान है, जबकि गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए घर पर शिक्षा का विकल्प है। वैसे तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम आरपीईडी 2016 और हाल की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के अधिकार को मान्यता मिली हुई है। लेकिन देश में समावेशी शिक्षा के लिए एक समान स्वरूप को लेकर अस्पष्टता आज भी मौजूद है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता, जिसकी विकलांगता 40% से कम ना हो, वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। बेंचमार्क विकलांगता वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों, यानी कि जो जगह खाली है उसमें आरक्षण 30% से बढ़कर 4% कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए राष्ट्रीय और राजकोष का निर्माण किया जाएगा। इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं। विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन भी किया जाएगा। ये कुछ प्रावधान किए गए थे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इसी तरीके से आपको जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, पर्यावरण है एंड आपका जो स्कूल मैनेजमेंट एंड जो हाइजीन वाला पेपर है,
उसके भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और आपको बताते चलें कि जो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम SP सर क्लासेस है, क्या नाम है, SP सर क्लासेस, वहाँ से आपको टेट सीटेट की क्लासेस मिलती रहती हैं। आप इस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यदि आप पेड कंटेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पेड कंटेंट की जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको 3 जो आपके कंपलसरी पेपर हैं उनकी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, और आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।